एवरीवन। मैंने आपको कल आपके पहले चैप्टर भाषा और व्याकरण का एक्सरसाइज करवा दिया था। मैंने आपको बताया था, मैंने 4-5 लेसन एक साथ लगातार पढ़ा दिए आपको। एक्सरसाइज आपकी नहीं कंप्लीट हुई थी तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज एक साथ करवाऊंगी। चूँकि वीडियो जो थे कंबाइन जा रहे थे तो इसलिए एक्सरसाइजेज नहीं हो पा रही थी। तो अब आपका अलग अलग क्लास का अलग अलग वीडियो बन रहा है, तो अब ये वीडियो कंबाइन नहीं होगा। अपने अपने एक्सरसाइजेज आप अलग अलग करेंगे। तो आपके फर्स्ट चैप्टर का हो गया है आपका एक्सरसाइज भाषा और व्याकरण का। अब आपका दूसरा चैप्टर है वर्ण विचार, जिसमें हमने वर्णों के बारे में जाना है। तो इसकी एक्सरसाइज अभी आपको करनी है। तो आज हम आपके सेकंड चैप्टर हिंदी सेकंड चैप्टर यानी वर्ण विचार का एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं आपके एक्सरसाइज में क्या है, उसको आज करते हैं। हाँ, तो ये आपके क्लास 7 यानी कक्षा 7 का प्रश्न अभ्यास है, एक्सरसाइज आपकी। तो आज इसको आप देखिए, ये क्लास 7 के लिए है। पहला क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्या है क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है। तो वर्ड पे टिक करेंगे आप, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। दूसरा आपका, दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। फिर है आपका, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें कहते हैं वर्ण, शब्द, हर्ष स्वर। तो हर्ष स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, तो इस पर आप लास्ट वाले पे टिक करेंगे। अब है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो की संख्या 11 होती है। तो आप जानते हैं किसकी संख्या 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। तो यहाँ पे आप स्वर भरेंगे, स्वरों की संख्या 11 होती है। फिर है, व्यंजन के नीचे चिन्ह लगा होता है। तो व्यंजन जब बिना स्वर के होता है यानी स्वर रहित व्यंजन का जब हम प्रयोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि कभी भी व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो पाता है। अगर वह स्वर के बिना होता है तो उसके नीचे हलंत लग जाता है, वह पूर्ण नहीं होता अपने आप में। तो यहाँ पे हम हलंत लिखेंगे, हलंत चिन्ह लगा होता है। फिर है गया आपका, वर्गों के सभी पंचम वर्णों का प्रयोग भी के रूप में होता है। प्रयोग भी अनुस्वार के रूप में होता है। अनुस्वार के रूप में होता है। तो ये हो गया, वर्गों के सभी व्यंजन वर्णों का प्रयोग भी अनुस्वार के रूप में होता है। यानी स्वर में जो अनुस्वार होते हैं अंग, अह, उसके अलावा ये अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन वर्णों के सभी पंचम वर्णों का भी अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। फिर है आपका, त और स व्यंजन के साथ र रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप 3 रूप जानते हैं। र का पदेन र होता है, एक रेफ वाला र होता है, और एक रे जो होता है वो ट और ड में लगता है। उसके अलावा त और श में जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो त त्र बन जाता है और श स्र बन जाता है। तो इसका प्रयोग अन्य रूप में, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है कि त और स व्यंजनों के साथ र का प्रयोग अन्य रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अन्य। अब है आपका, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन आपको ऑप्शन मिले हैं, आपको विकल्प में से एक विकल्प छांटना है। यह र लव आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, ये चूँकि अब जब आप बोलते हैं तो जो वायु होती है यारा लव में, वायु अंदर से रगड़ खाकर निकलती है, ये अंदर के भागों को टच करती हुई वायु निकलती है कंठ के अंदर से, इसीलिए इसे अंतस्थ बोला जाता है।
अब है छ त्र ज्ञ स्र, ये कौन से व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। देखिए यहाँ पे स के साथ र का प्रयोग हुआ है तो ये स्र बन गया है, और त के साथ र का प्रयोग हुआ तो ये त्र बन गया है। तो ये संयुक्त व्यंजन यहाँ आप लिखेंगे। अब है आपका श ख स ह, तो स ख स ह क्या है? आपका ऊष्म व्यंजन है। इसमें जो वायु है वह घर्षण करते हुए निकलती है, तो वो घर्षण से जो गर्मी पैदा होती है तो उसको गर्मी को ऊष्मा भी कहते हैं, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन का नाम दिया गया है। फिर है आपका क ख ग घ, तो ये स्पर्श व्यंजन है। आप जानते हैं क से म तक सभी व्यंजन जो होते हैं स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये 25 व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखिए। अब आपको यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है, तो वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको करवा दे रही हूँ। पहला शब्द है आपका विकास, तो विकास का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? व धन ई धनी धन क धन आ धन स धन अ, ये हो गया आपका विकास। ऐसे ही वर्ण विच्छेद किया जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट शब्द आसमान, इसको कैसे करेंगे? आ चूँकि स्वर है तो इसको पूरा लिखेंगे, फिर स, फिर अ, फिर म, फिर आ, फिर न, फिर अ, ये हो गया आपका आसमान। फिर आपका सागर, उस धन आ ग धन अ धन र धन अ, सागर हो गया आपका। फिर शिक्षक है आपका, तो स धन ई, छोटी ई रहेगी, फिर क धन श धन अ धन क धन अ। फिर ज्ञानी है, तो ज्ञानी में पहले हम ज्ञ चूँकि संयुक्त व्यंजन है तो इसको पहले अलग अलग करेंगे। जैसे ऊपर शिक्षक में हुआ है, पहले लिखेंगे ज प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ई, ये हो गया आपका ज्ञानी। अब है द्वित्व व्यंजन से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ आपको द्वित्व व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। एक ही प्रकार के दो वर्ण जब सस्वर और बिना स्वर के एक साथ प्रयोग होते हैं तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए क और क, ये दोनों का प्रयोग हुआ है बिना स्वर के और स्वर के साथ, दोनों क ही हैं। तो यहाँ पे इसका आप प्रयोग करेंगे पक्का, फिर लिखेंगे मक्का। ये दो देखिए, ये आपका द्वितीय व्यंजन हो गया। फिर दूसरा है च, तो यहाँ पे लिखेंगे सच्चा, फिर लिखेंगे बच्चा। फिर यहाँ पे ज है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सज्जा, उज्ज्वल, सज्जा उज्ज्वल, ये हो गया आपका। फिर ये ट है, स्वर सहित और स्वर रहित दोनों ट हैं, तो इनके योग से बनेगा आपका पट्टू और पट्टा। फिर त है, तो इसका लिखिए पत्ता,
सत्ता। ये हो गया आपका द्वितीय व्यंजन। फिर आपको यहाँ पे मैच करना है, जोड़े मिलाइए। ये मैचिट है आपका। तो पहला है आपका संयुक्त व्यंजन। अब आपको देखना है इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो दूसरे कॉलम में देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो फर्स्ट का आप थर्ड से मैच करेंगे। फिर है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, सह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। फिर आपका है अयोगवाह। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? अंग और अह को। ये आपके अयोगवाह हो गए। फिर द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व दो समान व्यंजनों के योग से बनते हैं। क्या बनते हैं? द्वित्व व्यंजन बनते हैं। ये हो गया आपका छठवां क्वेश्चन। अब आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वरों में से हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अनुनासिक स्वर अलग अलग कीजिए। तो हर्ष स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, री, ये आपके 4 हर्ष स्वर होते हैं। तो ये 4 आप लिखेंगे हर्ष स्वर में। ये हो गए आपके। फिर आपको दीर्घ स्वर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आ, ई, उ, और है आपका ओ, अब है आपका अनुनासिक। तो अनुनासिक में आप आ और ए। यहाँ 2 ही वर्ड आपका अनुनासिक दिया हुआ है और बाकी जो वर्ड हैं ये दीर्घ में आते हैं। तो इसको आप नहीं फील करेंगे। बाकी जो ए है, ए है, ये सब दीर्घ वर्ण में आते हैं। तो इसको आप अनुनासिक में नहीं फील करेंगे, इनको छोड़ दीजिए। बस 2 ही अनुनासिक वर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, आ और ए। तो इन्हीं को आप यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्णों से 3-3 शब्द बनाइए। तो पहला है आपका ढ। तो ढ से आप लिखिए ढोल, या ढोलक लिख लीजिए, ढाल, ढक्कन, ढकना, ढक्कन कुछ भी लिख सकते हैं। अब है आपका ढ। तो ये ढ से, ढ आप जानते हैं कि इससे वर्ड की शुरुआत नहीं होती है शब्द की, क्योंकि ये अतिरिक्त व्यंजनों में आता है। ये ड ढ के अलावा ये अतिरिक्त व्यंजन में इसका प्रयोग बाद में शुरू हुआ है, ढ और ढ का। तो इसके हमेशा इसमें जो शब्द रहते हैं ये बीच में ही आता है, शब्द की शुरुआत में कभी नहीं होता है ये व्यंजन। तो आप इसको लिखेंगे पढ़ाई, बुढ़ापा, रूढ़। तो ये आपके हो गए। अब है आपका ड़। तो ड़ से आप लिखेंगे सड़क, पेड़, मोड़। फिर ड है आपका। तो आप इसे लिखेंगे डाल, डलिया,
डोली। फिर है आपका न, तो आप लिखेंगे न से नल, नाम, नहर। ये हो गया आपका। अब है ड, तो आप इससे लिखेंगे वर्ण, कृष्ण, विष्णु। ये हो गया आपका। अब है आपका क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है, मैं आपको समझा दे रही हूँ और बुक में जो है बुक से टिक करवा दे रही हूँ। तो इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में सेकेंड चैप्टर नेम सहित लिख के प्रॉपर तरीके से उसको लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका वर्ड किसे कहते हैं। तो आप पहला पेज खोलिए इस चैप्टर का, यहाँ आपको मिल जाएगा। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ड या अक्षर कहलाते हैं। बस यही आपका आंसर है। आप एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं। आंसर आपका इतना ही है, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो आप जानते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे देखिए ठीक उसी के नीचे जहाँ वर्ण की परिभाषा दी गई है उसी के नीचे दिया गया है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्लस इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। यहाँ आपका ये नीचे देखिए है, हिंदी वर्णमाला को 2 प्रकार के वर्ण होते हैं हिंदी वर्ण, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ लिखने के बाद वर्णमाला कहते के बाद इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो मुख्य रूप से यही 2 भाग होते हैं। वैसे अंदर जाने पे स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद अलग अलग हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से बताना है तो आप यही बताएंगे। 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो यह आपका हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पूरा पता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ये देखिए नीचे देखिए, हमने सीखा इसमें नीचे की जो 2 लाइनें हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। यह स्वर की हेडिंग डाल के इसको लिखिएगा आप, पहली लाइन। फिर आपकी दूसरी लाइन होगी, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा रुक कर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके साथ आप ये भी जोड़ लीजिएगा, हवा रुक कर मुख से बाहर निकलती है और जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। रुक कर निकलती है यानी पूरा वर्ड पूरा नहीं होता है, हवा रुक जाती है, तो जब हम उसके साथ स्वर का मेल होता है तभी वह पूर्ण होता है। तो इसलिए इसका डिफिनीशन व्यंजन किसे कहते हैं तभी पूरा होगा जब हम ये लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुँह से बाहर निकलती है और जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं होता उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके बाद ऊपर लिख दीजिएगा, इन्हें व्यंजन कहते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो द्वित्व व्यंजन आपका है, आप इसको लिख सकते हैं, जब 2 समान व्यंजन स्वर सहित और स्वर रहित दोनों रूपों में उपस्थित होते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जा सकता है। यहाँ थोड़ा शार्ट में आपको दिया है, जब 2 समान व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आप यह भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि
हमेशा द्वितीय व्यंजन में स्वर सहित और स्वर रहित दोनों व्यंजन होते हैं। जैसे पक्का है, यहाँ देखिए नीचे उदाहरण है, कल्लू है, सच्चा है, चद्दर है, पक्का है। देखिए इसमें सब समान दो व्यंजन है सारे शब्दों में, लेकिन एक स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। पहला जो व्यंजन आएगा वो स्वर रहित होगा, दूसरा जो आएगा वो स्वर सहित होगा। ये द्वितीय व्यंजन की मुख्य विशेषता है और मुख्य लक्षण भी है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपको बुक में इतना दिया है तो इसको आप लिख लीजिएगा अपने क्वेश्चन आंसर में। तो ये आपका सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसका आप द्वितीय व्यंजन का उदाहरण भी आपको लिखना है, तो आप इसी बुक में जो उदाहरण दिया है या एक्सरसाइजेज में मैंने कई उदाहरण लिखवाए हैं, इनमें से कोई भी 2-4 उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे पक्का, छक्का, लल्लू कल्लू या चद्दर गद्दा, सच्चा बच्चा, ये सारे एग्जाम्पल ही हैं इसके द्वितीय व्यंजन के। तो ये आप यहाँ से कोई भी 2-3-4 एग्जाम्पल अपना लिख लीजिएगा क्वेश्चन के साथ, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन क्लियर भी नहीं होते जब तक एग्जाम्पल साथ में नहीं होते हैं। तो कुछ भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो गलत हो जाता है। अगर आपका एग्जाम्पल साथ में रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आप उलट फेर करके लिख देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन पूर्ण कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर भी इसको कॉपी में करिएगा, इसको बुक में नहीं करना है, कॉपी में करना है। ये 4 क्वेश्चन है आपके, चारों के क्वेश्चन और आंसर आप कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करवाई जाएगी। हमने आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो ये पाँचों की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ही मैं आगे के चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये पाँचों चैप्टर की पहले आप एक्सरसाइजेस कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर रफ कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद आगे के चैप्टर शुरू किए जाएंगे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।